वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होस्ट फॉर अचीव में। HSSC CT ग्रुप नंबर 6 जो कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी एक रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है। और आज की जो यूनिट है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका रिवीजन। फाइनेंशियल सिस्टम, ए फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सिस्टम दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज लेंडर्स, इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स। कि ये क्या करा कि एक ये सिस्टम है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है फंड्स का किन के बीच में, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब फाइनेंशियल मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि ऋण देने वाले हो गए, इन्वेस्टर हो गए, बोरोवर्स हो गए, उनके बीच में क्या है, एक्सचेंज है फंड का। ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स, मतलब नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट करता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। कि भारतीय जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो हमारे देश का क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किसका? अर्थव्यवस्था का। हमारी आर्थिक जो डेवलपमेंट है, अर्थव्यवस्था का विकास है, उसमें एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती है। दिस सिस्टम मैनेज द फ्लो ऑफ फंड बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द वंस हु मे इन्वेस्ट इट वाइजली। मतलब कि ये मैनेज करता है चीज़ों को। किसको? फ्लो ऑफ फंड्स किसके? बिटवीन द पीपल मतलब जो लोग हैं, उनकी जो सेविंग्स हैं उनका, और वो जो सेविंग अपनी जहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट इट वाइजली, इन्वेस्टर बिजनेसमैन फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। मतलब कि हाउस होल्ड जितने भी हैं पीपल, वो अपनी सेविंग लगाते हैं और ऑफ द कंट्री, और जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, उनके बेटरमेंट के लिए है, दोनों पार्टीज़ के लिए। ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं भाई? द मेन फाइनेंशियल सिस्टम कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो वित्तीय संस्थान वगैरह हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपके फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं हम, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग टुगेदर लेंडर्स एंड बोरोवर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करते हैं कि एक तो क्या होता है कि लेंडर होते हैं और एक होते हैं बोरोवर, मतलब एक तो ऋण देने वाले और एक होते हैं ऋण लेने वाले। उन दोनों को ब्रिंगिंग टुगेदर, उन दोनों को साथ लेके आना। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स, एक मुख्य कंपोनेंट है ये, विच इंश्योर्स लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब एक तरलता को बनाए रखते हैं ये किसमें? फाइनेंशियल सिस्टम में, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट एंड अदर लिक्विड एसेट्स। मतलब कि क्रेडिट वगैरह की और अन्य जो लिक्विड एसेट्स हैं, उनके माध्यम से ये फाइनेंशियल सिस्टम एक तरलता बनाए रखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं हम। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या क्या आती हैं भाई? जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आपने सुन रखा है, वो हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटल एंड अदर इंस्टीट्यूशन, और अन्य जितने भी संस्थान वगैरह हैं, ये क्या हैं? डेट आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये भी फाइनेंशियल सिस्टम के सारे पार्ट हैं, ये कहलाती है फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट। ए फाइनेंशियल मार्केट इज where both the creation of new financial assets and the trading of existing ones occur। फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं कि जहाँ पे पहले से फाइनेंशियल एसेट हैं उनका क्रिएशन, वो भी चलती हैं, और नई जो फाइनेंशियल एसेट हैं वो भी अक्योर होती है, और जो पहले से प्रेजेंट हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है, उनकी भी ट्रेडिंग लेन देन होती है, वो फाइनेंशियल मार्केट में होती है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गई। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पेपर्स होते हैं, ठीक है, डेट इंटाइल द बायर टू फ्यूचर इनकम फ्रॉम द सेलर। मतलब कि क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे शेयर, डिबेंचर, इस तरह की चीज़ें मान लो, ठीक है, वो पेपर्स होते हैं जो बायर्स को फ्यूचर इनकम प्रोवाइड कराते हैं सेलर्स से। नेक्स्ट पॉइंट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट की बात करते हैं पहले। मनी मार्केट इज़ ए गुड प्लेस फॉर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स के लिए, बैंक्स के लिए, अन्य कंपनियों के लिए, एंड गवर्नमेंट टू पार्क फॉर कैश फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटी अवधि के लिए, ठीक है, अपना कैश इन्वेस्ट करना, यूजुअली 1 ईयर और लेस। आमतौर पर कितना होता है? 1 साल या उससे कम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पे। इट एग्जिस्ट सो दैट बिजनेस एंड गवर्नमेंट नीड कैश टू ऑपरेट कैन गेट इट क्विकली। मतलब ये इस तरह का सिस्टम होता है कि बिजनेस और गवर्नमेंट को कि कैश की ज़रूरत होती है ना, तो वो आसानी से उनको जो प्रोवाइड हो जाता है कैश मनी मार्केट के द्वारा, रीजनेबल कॉस्ट पे, एंड सो डैट बिजनेस डेट हैव मोर कैश देन दे नीड कैन पुट इट टू यूज़। और जिस बिजनेस के पास ज़्यादा कैश होगा वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है, और जिसको नीड होगी वो ले सकता है। द मनी मार्केट इज़ ए शॉर्ट टर्म लैंडिंग सिस्टम। ये याद रखना कि मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म लैंडिंग सिस्टम होता है, छोटी अवधि का, ठीक है। द मनी मार्केट इज़ लेस रिस्की दैन द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट लेस रिस्की होता है, कम जोखिम भरा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी अवधि छोटी होती है, 1 साल के लिए होती है, और कैपिटल मार्केट की ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट इज़ वेयर
स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड, जहाँ पे स्टॉक, ठीक है, शेयर वगैरह और बॉन्ड्स वगैरह का ट्रेड किया जाता है। इट्स मूवमेंट फ्रॉम आवर टू आवर आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना कि शेयर के जो प्राइसेस हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, तो घंटे की मतलब हर घंटे इसकी चेंजिंग होती रहती है और मॉनिटर किया जाता है। एनालाइज फॉर क्लूज टू द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एट लार्ज, मतलब एक अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रही है किसी कंपनी की, कह सकते हैं हम, उसको मॉनिटर किया जाता है। द स्टेटस ऑफ एवरी इंडस्ट्री इन इट एंड द कंसेंसस फॉर शॉर्ट टर्म फ्यूचर, ठीक है, मतलब कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म फ्यूचर के लिए। कैपिटल मार्केट, जहाँ पे आप सिंपल सी ये बात याद रख सकते हो, जहाँ पे स्टॉक और बॉन्ड्स को ट्रेड किया जाता है और हर घंटे की मूवमेंट उसमें एनालाइज की जाती है। कैपिटल मार्केट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो में, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज़ वेयर न्यू सिक्योरिटीज, जहाँ नई सिक्योरिटीज़ इश्यू की जाती है पहली बार, फर्स्ट टाइम, वो होती है प्राइमरी मार्केट। इट इज़ द इनिशियल स्टेप इन रेजिंग कैपिटल फॉर कॉरपोरेशन, कोई कंपनी लगाई गई है, ठीक है, उसके लिए जो कैपिटल रेज करनी है उसके लिए पहला जो इनिशियल स्टेप है ना वो क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, गवर्नमेंट्स के लिए भी और अन्य एंटिटीज़ वगैरह के लिए। द इश्यूअर्स एक्सचेंज पब्लिक सिक्योरिटीज़ फॉर मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, ठीक है, इश्यूअर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं पब्लिक सिक्योरिटी को, कहाँ से, इन्वेस्टर्स से, ठीक है, मतलब जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको वो शेयर दे देते हैं शुरुआत में नई कंपनी वगैरह के लिए, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे आईपीओ सुना ना, जैसे किसी कंपनी का आईपीओ लगता है तो शुरुआत होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा। अब इसके पार्ट जैसे प्राइमरी मार्केट के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो जैसे आईपीओ हो गया, ऑक्शन आपने पढ़ा है, ऑक्शन, ठीक है, बोली लगाई जाती है, डायरेक्ट लिस्टिंग करवा लेते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। आफ्टर सिक्योरिटीज़ आर इशूड, जैसे सिक्योरिटीज़ जो है ना इशू कर दी जाती हैं, एंड स्टॉक लिस्टिंग्स आर क्रिएटेड, और शेयर बाजार में उसकी लिस्टिंग हो जाती है, द न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ट्रेड ऑन द सेकेंडरी मार्केट, फिर उसके नए स्टॉक और बॉन्ड है ना वो ट्रेड करने लगते हैं, मतलब उनको ट्रेडिंग किया जाता है कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में। फर्स्ट टाइम कहाँ पे होंगी वो, प्राइमरी में, उसके बाद सारी चीज़ें उसकी सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स कंपनीज फुलफिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, कंपनी की छोटे अवधि की जो लिक्विडिटी, कैश वगैरह की जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स, उनको पूरी करता है। इट फैसिलिटेट्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, जो एट प्रेजेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी जो मार्केटेबिलिटी है उसको फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रदान करता है। सिक्योरिटी डेट आर इश्यूड इन मार्केट आर रेफर्ड टू एज द प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है वो प्राइमरी मार्केट। और व्हेन द कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, एंड इट स्टॉक आर देन ट्रेड अमंग इन्वेस्टर, और उसके जो स्टॉक्स होते हैं वो फिर वो ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच में ट्रेडिट करने लगे, मतलब कोई उनको परचेज करता है, कोई उनको खरीद सेल करता है, फिर वो क्या बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट, वो फिर वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी की, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस सेबी की फुल फॉर्म है। एज ए नॉन स्टेचुरी बॉडी ऑन अप्रैल, मतलब इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 12, 1988 थ्रू ए रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के एक रिजोल्यूशन एक्ट के माध्यम से। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश एज ए स्टेचुरी बॉडी इन द ईयर 1992। एस्टैब्लिश कब हुआ, ये 1992, पास हुआ था 1988 में। एंड द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 15 ऑफ 92 कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 30, 1992 से भी जो आपकी SEBI जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आपकी वो लागू हुई थी, वो कब हुई थी, 30 जनवरी 1992। उद्देश्य क्या क्या है भाई, एक तो सेबी का उद्देश्य है कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनको जो सुरक्षा प्रदान करवाना, प्रिवेंटिंग द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस एंड माल प्रैक्टिस, मतलब कि जो जिसमें ना धोखाधड़ी की संभावना रहती है, ऐसी चीज़ों से प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है, मतलब मिसलीड जो करती हैं वो चीज़ें। और टू डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल सेटअप करना, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन स्टेचुरी रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, देख रेख करना, मतलब कि कानून के हिसाब से जो है ना जो चीज़ें हैं, कोई कंपनी कानून के हिसाब से अपने शेयर्स को मेंटेन कर रही है। फिर आता है फंक्शंस ऑफ सेबी, कार्य क्या क्या होते हैं, तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको ज़्यादा कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टिव, एक तो सुरक्षा के कार्य, रेगुलेटरी, मतलब कि जो कानून के अकॉर्डिंग कंपनियां हैं ना वो सही तरीके से काम कर रही हैं, वो रेगुलेटरी के अंदर आ जाएंगे। डेवलपमेंट, सुधार, विकास करना, ठीक है, कंपनी को नई नई चीज़ें बताना, गाइड करना, उन्हें डेवलपमेंट फंक्शन आगा। फिर आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है सेबी का। सेबी बोर्ड्स कंप्राइज 9 मेंबर, सेबी में कितने टोटल मेंबर होते हैं, 9, ठीक है।
द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, 9 होते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है 1 चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हु इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक होता है बोर्ड का चेयरमैन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करती है। फिर आते बात 1 बोर्ड मेंबर हु इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बैंक, डेट इज़ द आरबीआई। एक होता है बोर्ड मेंबर, ठीक है, एक चेयरमैन एक बोर्ड मेंबर, जो सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक कौन होता है, आरबीआई, उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर आते हैं 2 बोर्ड मेंबर्स हु आर हेलिंग फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वित्त मंत्रालय से 2 मेंबर आते हैं फिर इसमें, ठीक है, टोटल हो गए 4। और फिर आते 5 बोर्ड मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा 5 मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 9 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर डेप्ट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। डेप्ट सिक्योरिटीज, ऋण, ठीक है, ऋण पर पत्र एक तरह से कह सकते हैं, उनको ट्रेड किया जाता है, खरीद बिक्री उनकी होती है। दीज सिक्योरिटीज आर इश्यूड बाय कंपनीज, कंपनी के द्वारा इश्यू की जाती है, एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट के द्वारा भी। क्या करने के लिए, रेज कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, फॉर बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका सुधार विकास करने के लिए, और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए। दीज सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इनको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। क्यों, ड्यू टू द स्टडी इनकम स्ट्रीम दे प्रोवाइड, क्योंकि लगातार इनसे क्या मिलती है, इनकम लगातार इनसे मिलती रहती है डेप्ट मार्केट से। फीचर्स क्या क्या होते हैं भाई इसके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, हाई लिक्विडिटी, तरलता इसमें ज़्यादा होती है, फिक्स्ड इनकम होती है, और इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, रिस्क बहुत कम होता है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं इसके भागीदार, गवर्नमेंट्स हो सकती है, आरबीआई हो सकती है, प्राइमरी डीलर्स, प्रमुख जो डीलर होते हैं वो होते हैं राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, और पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेट हो सकते हैं इसके पार्टिसिपेंट से भी। फिर आते हैं डेप्ट मार्केट के, फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम डेप्ट मार्केट के, तो एक होता है कॉल नोटिस मनी, 1 से 14 दिन की अवधि का, टर्म मनी, एफडीज जिसको बोलते हैं 1 साल की अवधि का, रेपो 1 से 14 और 1 ईयर के बीच में, सीबीएलओ 1 डे टू 3 मंथ्स, कोलेट्रल बोरोइंग और लैंडिंग ऑब्लिगेशन जिसको बोल सकते हो आप, इसकी फुल फॉर्म, और ट्रेजरी बिल की अवधि होती है 91 डे, 182, 365, एफडी भी इसके अंदर शामिल हैं। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अप टू 1 ईयर, कॉमर्शियल पेपर हो गए, बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम्स अप टू 6 मंथ, ये सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं डेप्ट मार्केट के। लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म से इतना ही याद रखना कि अप टू 1 ईयर तक होते हैं। लॉन्ग टर्म में देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज़, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स हो गए, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या स्टेट के जितने भी लोन्स हैं वो सारे लॉन्ग टर्म में आ गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड हो गए, पीएसयू बॉन्ड वो भी लॉन्ग टर्म में, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म डेप्ट मार्केट में आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समटाइम्स कॉल्ड ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इज़ ए बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी है डेट प्रोवाइड्स सर्विस एज एन इंटरमीडियरी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अलग अलग तरह की जो फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें एक मध्यस्थ का काम करती है कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात करते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, 1935 में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एब्रीवेटेड एज आरबीआई, जिसको आरबीआई बोलते हैं, इज इंडिया सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक है, एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मतलब भारतीय जो बैंकिंग प्रणाली है उसके रेगुलेशन का काम करती है कौन है, आरबीआई। इट इज़ अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के नियंत्रण क्षेत्र में आरबीआई काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल, इश्यू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, भारतीय जो रुपी है उसको कंट्रोल, इश्यू करना और मेंटेन करना, इन सभी के लिए जिम्मेवार कौन है, आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री, भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ठीक है, वित्तीय प्रणाली, उसकी बैकबोन का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It has been entrusted by the people and the government of control, supervise and promote the flow of money in the market, मतलब लोगों के द्वारा गवर्नमेंट टू कंट्रोल, सुपरवाइज एंड प्रमोट द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है ताकि मनी का फ्लो हो सके मार्केट में। इट आल्सो टेक्स पार्ट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, और क्या काम करते हैं जो आरबीआई होता है आपको, प्लान करना, देश के जो अर्थव्यवस्था की स्टेबल करना है, ठीक है, स्थिर करना है अर्थव्यवस्था को, उसके डेवलपमेंट में प्लानिंग एंड टेक द कंट्रीज टुवर्ड ग्रोथ, और देश को एक विकास की तरफ बढ़ाने में मदद करता है आरबीआई। फंक्शन क्या क्या होते हैं भाई,
मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे हमने पढ़ा कि पैसे से रिलेटेड जो इसके आप कंट्रोल वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारा कौन करता है? आरबीआई करता है। फाइनेंशियल सिस्टम सुपरवाइज़र, वित्त मंत्रालय जो है उसको देख रेख करता है। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, विदेशी मुद्रा जो है उसका कंट्रोल आरबीआई करता है। इश्यूअर ऑफ करेंसी, मुद्रा जो है पैसे उनको इश्यू करने का काम भी किसका है? आरबीआई का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर रहता है डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट में भी आरबीआई, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विकास करने में आरबीआई हेल्प करता है। क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू एक्सपेंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है कि एक्सपेंड करना, किसको? मनी की अवेलेबिलिटी, मनी की, पैसे की उपलब्धता को एक्सपेंड करना, किसके माध्यम से? लोन्स के माध्यम से, और क्रेडिट बाय बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। दीज इंस्टीट्यूशन यूज़ देयर डिमांड डिपॉजिट, ये इंस्टीट्यूशन अपने डिमांड डिपॉजिट को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? प्रोवाइड लोन्स टू देयर कस्टमर, अपने कस्टमर को लोन देने के लिए। गिविंग बोरोवर्स हायर परचेज पावर, ठीक है, हायर परचेज पावर प्रदान करते हैं बोरोवर को। अनकम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, और अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। फ़ायदे भाई, एडवांटेज क्या आते हैं? एक तो होता है इनेबल एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करते हैं? इनेबल करते हैं अच्छी तरह से। स्टेबलाइज द इकोनॉमी अलोंग विद ए मैंडेटरी रिजर्व सिस्टम, जो आपकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, उसको स्टेबल करने में मदद करते हैं। किसके साथ? एक मैंडेटरी रिजर्व सिस्टम के साथ, मतलब कि रिजर्व रखना पड़ता है कम बैंक्स वगैरह को, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। मिटिगेट्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशंस जो होते हैं ना, उतार चढ़ाव, ठीक है, इन्फ्लेशंस मतलब एक तरह से बढ़ जाना चीज़ों का, रेज हो जाना, ठीक है, उसमें हेल्प करता है ये, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मेक्स क्रेडिट अवेलेबल टू पूरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको क्या प्रोवाइड करना? क्रेडिट, मतलब एक तरह से लोन प्रोवाइड करना। लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ करवाना, ठीक है। वाइडर एक्सेस टू कंज्यूमर गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब इसके माध्यम से क्या होता है भाई? कंज्यूमर गुड्स की और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत सारी एक्सेस उनका ऊपर मिलता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, कंज्यूमर गुड्स का एक्सेस आपको प्रदान किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है भाई? क्रेडिट कंट्रोल आल्सो कॉल्ड क्रेडिट पॉलिसी, ये क्रेडिट नीति है। इज़ द स्ट्रेटजी यूज बाई बिजनेस टू एक्सेलरेट सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल को बढ़ा देना, वो होता है क्रेडिट कंट्रोल। थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइमेट, क्या करके? क्रेडिट एक्सटेंशन करके, मतलब क्रेडिट की मात्रा बढ़ा के, किनको? पोटेंशियल कस्टमर को, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल इज ए बिजनेस स्ट्रेटजी डेट प्रमोट्स द सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस बाई एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू कस्टमर, मतलब कि एक तरह से ना क्या करना है कि यहाँ पर गुड्स और सर्विस को सेल करना बहुत ज़्यादा, और किस तरह से, किसकी हेल्प लेके? क्रेडिट टू कस्टमर, मतलब कि कस्टमर का जो क्रेडिट है उसको बढ़ा करके और गुड्स और सर्विस को सेलिंग को बढ़ाना। मोस्ट बिजनेसेस ट्राई टू एक्सटेंड क्रेडिट टू कस्टमर्स विद ए गुड क्रेडिट हिस्ट्री, ज़्यादातर बिजनेस क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं क्रेडिट कस्टमर्स को क्रेडिट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं उनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री को देख के। टू इंश्योर पेमेंट ऑफ द गुड्स और सर्विस, मतलब कि वो देख लेते हैं कि कस्टमर क्या है, उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी है और वो गुड्स की और सर्विसेज की पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फ़ायदे। इम्प्रूव्ड कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैश के फ्लो को सुधारता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स के जो रिस्क है ना, क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर को ही प्रोवाइड कराता है तो उसके रिस्क कम हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब इसमें कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे बनते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन डेब्ट कलेक्शन, डेब्ट को कलेक्ट करने की जो एफिशिएंसी है उसमें जो है इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। कॉमर्शियल बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी एक वित्तीय संस्थान है। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से क्या करते हैं? लोगों से उनकी सेविंग्स एक्सेप्ट करते हैं। एंड गिव लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक क्या काम क्या होता है कि लोगों की सेविंग को लेना फिर उसको ना इन्वेस्ट कर देना, मतलब कि उसको लोन के रूप में लोगों को ही प्रोवाइड कर देना, बिजनेस को प्रोवाइड कर देना, ताकि क्या किया जा सके? प्रॉफिट कमाया जा सके। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो जैसे कॉमर्शियल बैंक का एक स्ट्रक्चर है शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में आपके आते हैं प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई और उसकी जो सहायक बैंक है और अन्य अदर नेशनलाइज्ड बैंक आ जाते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इसके नॉर्मल आपको पता है जो एक बैंक के सिस्टम होते हैं, फंक्शन होते हैं। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, एडवांसिंग दी लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट क्रिएशन करना, चेक फॉर पेइंग दी फंड्स के लिए चेक प्रोवाइड करना, पेइंग एंड कलेक्टिंग द क्रेडिट, ये भी काम होता है इसका, मतलब कि क्रेडिट को पे करना और कलेक्ट करना। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द
शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर्स वगैरह उनको ख़रीदना और बेचना, ये भी इसका काम होता है। फिर आता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग जैसे आप मोबाइल के थ्रू, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, इनके थ्रू जैसे हम काम करते हैं ना एक तरह से, वो होता ई बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग आल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग भी इसको बोलते हैं, बैंक वेब बैंकिंग भी, और होम बैंकिंग, ये सारे इसी के नाम है। इज ए सिस्टम दैट इनेबल्स कस्टमर्स ऑफ ए बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट और मोबाइल ऐप। क्या करते हैं ये, जो इनकी खुद की कोई ऐप होती है, वेबसाइट होती है, उसके माध्यम से लोगों को इंटरनेट के द्वारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको इनेबल करवाते हैं। ठीक है। फीचर क्या क्या खासियत है, चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन, मतलब इसमें क्या क्या कर सकते हैं सुविधाएं, ऑनलाइन स्टेटमेंट हम देख सकते हैं अकाउंट की, फिक्स्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल जैसे ना वाटर बिल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल वगैरह हो गए, मर्चेंट पेमेंट करनी हमें कोई वो कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक बुक के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस हम इसमें ख़रीद सकते हैं। ये सारे इसी के ही पार्ट हैं ई बैंकिंग के। रिचार्ज कर सकते हैं, प्रीपेड मोबाइल DTH। फिर आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA, ये इंपॉर्टेंट है भाई। NPA एक्सपैंड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसकी फुल फॉर्म है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन इंडिया एज एनी एडवांस और लोन दैट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डे। भारतीय रिजर्व बैंक है उसके अकॉर्डिंग एक जो NPA होता है वो क्या होता है ना, एडवांस और लोन, ऐसा लोन जो 90 दिनों के बाद ड्यू हो चुका, उसकी पेमेंट नहीं आई है, उसको NPA बताया गया है। एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग, कोई एसेट वो होती है वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम, जब इससे इनकम आनी बंद हो जाती है फॉर द बैंक के लिए। ये RBI के द्वारा कहा गया है 2007 सर्कुलर में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर लोन और एडवांस इश्यूड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट नो लॉन्गर ब्रिंग इन मनी फॉर द लेंडर, मतलब ऐसी जो लोन्स हैं या एडवांस है जो बैंक ने इशू किए थे, अब उनसे कोई इनकम बैंक को नहीं हो रही है, या फिर मतलब वो ओवरड्यू हो चुके हैं, उनकी पेमेंट उनको अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है। सिंस द बोरोवर हैज़ फेल्ड टू मेक पेमेंट, क्योंकि जो ऋण लेने वाले थे ना, उस लेने वाले ने क्या किया कि हैज़ फेल्ड टू मेक पेमेंट, पेमेंट करने में वो फेल हो गया। एंड ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ द लोन फॉर एटलीस्ट 90 डे, 90 दिन के बाद, कम से मतलब 90 दिन के बाद अगर कोई चीज़ ड्यू हो जाती है लोन वगैरह, तो वो NPA में काउंट हो जाती है। फिर आता है आपका पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक सारे न्यू मॉडल ऑफ बैंक्स कंसेप्शलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नया मॉडल है ये बैंक्स का, RBI के द्वारा जारी किया, विच कैन नॉट इश्यू क्रेडिट, क्रेडिट नहीं होता इसमें क्रेडिट। दीज बैंक्स कैन एक्सेप्ट ए रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, इनसे क्या हो सकता है, आपको एक डिपॉजिट आप करवा सकते हैं, लेकिन वो भी कितनी, विच इज़ करंटली लिमिटेड टू 2 लाख पर कस्टमर एंड मे बी इंक्रीज फर्दर, मतलब अभी कितनी है इसकी, 2 लाख पर कस्टमर इसमें पेमेंट बैंक के द्वारा हम जमा करवा सकते हैं, और आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है लिमिट को। दीज बैंक्स कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, इन बैंक की क्या है कि ये इशू नहीं कर सकते, किसको लोन्स नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते पेमेंट बैंक्स। जैसे आपका पेटीएम वगैरह है ना, ये इसी के अंदर काउंट है, उतना तो ये लोन दे सकते हो ना क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल पेटीएम बैंक, फिनो बैंक ये। अच्छा, अब इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। फ़ीचर्स हम देखेंगे इसके, तो डेबिट कार्ड, बिल्कुल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ऑफर डिपॉजिट अप टू 1 लाख, प्रोवाइड यूटिलिटी बिल पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे हमारा बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो हम पे कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। दे प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस, जो सामान्य बैंकिंग सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को हु आर करंटली अनबैंक्ड, जो मतलब जिनके पास बैंक नहीं है या अंडर बैंक्ड, ठीक है, उनको ये सारी सुविधाएं प्राप्त प्रदान करते हैं। ये फीचर्स आ गए इसके। फिर आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किससे जुड़ा हुआ है, किसके साथ कंसर्न है, विद प्रोवाइडिंग सभी तरह की, ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, सभी तरह की जो सहायताएँ हैं फाइनेंशियल, मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म टू बिजनेस यूनिट, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, लोन के माध्यम से, अंडर राइटिंग के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, ऑपरेशन एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर, ये डेवलपमेंट बैंक होते हैं। मेन जो उद्देश्य हैं इसके क्या होते हैं डेवलपमेंट बैंक के, टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट्स इन वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में एक एजेंट का काम करना, देश के जो विकास के क्षेत्र हैं उनमें एक एजेंट का काम करना। टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना। टू एलोकेट रिसोर्सेज टू हाई प्रायोरिटी एरियाज़, जो रिसोर्सेज उनको वहाँ पर पुट करना जहाँ पे हाई प्रायोरिटी है, मतलब जहाँ पे उनकी नीड ज़्यादा है।
फिर आता है टू फोस्टर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ाना। टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशियल स्किल, जो एक एंटरप्रेन्योर की जो स्किल होती है उनको इंक्रीज करना, डेवलप करना। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया, मुख्य जो डेवलपमेंट बैंक भारत में हुआ है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI 1948, ICICI बैंक लिमिटेड 1955, ये सारे एग्जाम्पल हैं डेवलपमेंट बैंक के। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया IDBI बैंक 1964, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन SFC 1951, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI 1990, और जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM 1982। नेशनल बैंक फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD 1982। ये आपके सारे डेवलपमेंट बैंक के एग्जाम्पल। फंक्शन क्या होते हैं भाई इनके कार्य? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबी अवधि के जो लोन है वो प्रोवाइड कराते हैं। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं सेंटर से और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट से। प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी, कमर्शियल बैंक वापस क्या कर देते हैं कि कमर्शियल बैंक को रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हायर परचेज, लीज फाइनेंस और हाउसिंग लोन, इसमें इनकी जो है भूमिका खास रहती है हायर परचेज में, लीज फाइनेंस में। सेंट्रल एंड स्टेटमेंट गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प करते हैं। दे प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायता करते हैं। टू हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चरल है और ग्रामीण डेवलपमेंट है उसमें उसके विकास में हेल्प करते हैं। थी आज आपकी जो यूनिट थी ना, आज की हमने जो यूनिट रिवाइज की आपकी फाइनेंशियल वाली, ये यूनिट थी आज। अब हम देखते हैं अगली जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो फटाफट से उसको भी हम जल्द ही रिवाइज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, एग्ज़ाम में भी नज़दीक है, जल्दी ही आपका एग्ज़ाम है ग्रुप 6 का होने वाला है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप टॉपिक को रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।